जय हिंद मित्रों, जय हिंद। आज एक बार फिर से आपके सामने अपने इस पॉडकास्ट स्टूडियो से कौशल भैया के सानिध्य में कुछ चर्चा करने के लिए आया हूं। और साथियों, विगत कुछ दिनों से पूरे विश्व की नज़र भारत और पाकिस्तान के आंशिक युद्ध की ओर लगा हुआ था और हम सब ने देखा कि कैसे कल अचानक सीज फायर की घोषणा करने की रणनीति बनती है और अमेरिका को मानो जल्दीबाजी थी और अमेरिका ने इसका क्रेडिट लेने के लिए कैसे कल अपने ऑफिशियल ट्विटर से ट्वीट किया था और आज अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को एक साथ बधाई भी दी। साथियों, ये वैश्विक परिदृश्य है, हमें समझना होगा। हम भारत के लोग एक गंभीर देश के रूप में जाने जाते हैं, बावजूद इसके कि हमने बहुत सारी कठिनाइयां झेली हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कभी संयम और धैर्य को खोया नहीं है। ये सदियों से हमारा इतिहास है। निश्चित तौर पर अमेरिका ने जो जल्दीबाजी दिखाई, उसका अर्थ ये हुआ कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में जो वैश्विक परिदृश्य है इस समय दुनिया में, जिसमें कि अमेरिका ने अभी कुछ दिन पहले ही टैरिफ की नई नीति जो लागू की थी, जिसमें बहुत सारे देश अमेरिका से क्रोधित थे, क्षोभित थे, दुखी थे। पूरा विश्व का व्यापार प्रभावित होने जा रहा था। ऐसे में आप समझ लीजिए कि ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच का ये तनाव है, उसको कम करना अमेरिका की मजबूरी बन गई थी। लेकिन हम सभी से विनम्र निवेदन करते हैं साथियों, अपने देश को, अपने भारत को कमजोर मत आंकिए और अपने भारत को कमजोर सोशल मीडिया पर मत कहिए। पहलगाम का एक बहुत बड़ा घटना घटी, दुखद घटना घटी। आतंकवादियों ने टारगेट करके हमारे बहनों बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा और बहुत बड़ा दबाव था। बहुत धैर्य के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के क्रोध और भाव को देखते हुए, लेकिन अपनी पूरी तैयारी करके ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और आपने देखा कि उन्होंने 9 ठिकानों को ध्वस्त किया आतंकवादियों के, और उसके बाद से पाकिस्तान से मिलाकर युद्ध जैसे माहौल पैदा कर दिया, जिसका भारत ने भरपूर जवाब दिया। और बहुत सारे रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान के सारे डिफेंस के जो क्षेत्र हैं, एयर बेसेस हैं, ठिकाने हैं, जखीरा हैं, स्वयं प्रधानमंत्री वहां के स्वीकार कर रहे हैं, वे नष्ट कर दिए गए। ये हमारी सेना का शौर्य का प्रदर्शन था, जिसको दुनिया ने देखा। ऐसे में पूरी दुनिया भारत को एक प्रमुख लीडर के रूप में देखने लगी थी। तब अमेरिका बेचैन होता है और अमेरिका अपने व्यापारिक हित को देखते हुए, अपने जियोपॉलिटिकल के नेतृत्व को देखते हुए इंटरवीन करता है। लेकिन साथियों, वो पूरा का पूरा सीज फायर भारत के शर्तों पर होता है, इसलिए भारत की कमी नहीं गिनानी चाहिए, नेतृत्व की कमी नहीं, बल्कि ये देखना चाहिए कि पूरा दुनिया भारत के इस शक्ति के प्रदर्शन को स्वीकारता है। एक परमाणु देश के ऊपर इस तरह का अंदर मिसाइल दागना ये दुनिया में आज तक कोई डेयर नहीं किया। भारत ने वो शक्ति दिखाई क्योंकि उसकी अस्मिता का सवाल था और सिंदूर की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री ने कदम उठाया।
लेकिन जैसे ही सीज फायर होने लगी, बहुत सारे लोग आलोचना करने लगे प्रधानमंत्री की और उकसावा जैसी बात कर रहे हैं, जो कि गलत है साथियों। अब समझ लीजिए कि युद्ध, भरपूर युद्ध या पूर्ण रूपेण युद्ध का होना, यह सही है कि हम शक्तिशाली हैं, लेकिन पूरी दुनिया और खास करके हमारा दुश्मन देश भारत के विकसित भारत बनने के आड़ में जो हमेशा रूड़ा अटकाता है, वो चाहता है कि भारत पूर्ण युद्ध में इंगेज हो जाए, ताकि जो भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, 5वीं से चौथी होने की कगार पर है, हम जापान को पछाड़ रहे हैं, हम तीसरी बनने जा रहे हैं, हम पूरे विश्व में इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, हम स्वदेशी मॉडल पर काम कर रहे हैं, हम अपने भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बना रहे हैं, हम 2047 तक विकसित भारत का संकल्पबद्ध हैं। ऐसे में पूरी दुनिया चाहती है कि भारत के इस कदम को रोका जाए और उनको युद्ध में ढकेला जाए, इसलिए उकसा रही है। हमें उकसावे में नहीं आना चाहिए, लेकिन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हमें अपने आर्थिक हित को भी ध्यान देना चाहिए। और ऐसे में अगर कल प्रधानमंत्री ने जो मीटिंग किया था, उसमें यह कहा कि अगर कोई आतंकवादी घटना घटती है तो युद्ध जैसा माना जाएगा। इसका अर्थ है कि भारत की सेना हमेशा तैयार है। और यकीन मानिए कि हमने पाकिस्तान को लताड़ा है, हमने पाकिस्तान को कमजोर किया है, हमने पाकिस्तान के ऊपर सारे आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया है, बहुत सारे नामी गिरामी आतंकवादियों को मारा है। अगर वो जितने भी नामी गिरामी वहां पर हाफिज सईद जैसे आतंकवादी थे, वो डरे सहमे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान को अपनी नाक बचाने के लिए झूठ का जो सहारा लेना पड़ रहा है, उस झूठ का सहारा उनको मुबारक हो। हम अपने सत्य के सहारे ये मान लें कि भारत ने उनको सबक सिखा दिया, लेकिन भारत आक्रमण करके किसी देश पर पूरी दुनिया में आक्रमण युद्ध जैसा माहौल बनाएगा तो भारत इतिहास में कलंकित हो सकता है। इसको भी बचना होगा। इसलिए डिप्लोमेटिक स्तर पर भारत काम कर रहा है कि एक तरफ हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, अपने माता बहनों बेटियों के उजड़े हुए सिंदूर का बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर से। दूसरी तरफ अब अभी भी कह रहे हैं कि हमारी सेना तैयार है, अगर हिमाकत करता है तो हम निश्चित तौर पर युद्ध कर सकते हैं। लेकिन युद्ध कोई देश के गिड़गिड़ाने के बावजूद, भले से अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान गिड़गिड़ाता है, भले से वो हमको धोखा देगा, लेकिन पाकिस्तान का गिड़गिड़ाना, पाकिस्तान का बैकफुट पर जाना, पाकिस्तान का अपना नुकसान होना स्वीकार करना, ये भारत की जीत है, विजय है। इसलिए इस विजय को स्वीकारते हुए उस गिड़गिड़ाते हुए दुश्मन को, चाहे जितना भी वो धोखेबाज हो, हमें तात्कालिक रूप से प्रदर्शन ये करना चाहिए कि भारत गिड़ाते हुए दुश्मन को, आत्मसमर्पण करे हुए दुश्मन को हमेशा माफ करता है, क्योंकि भारत अल्टीमेटली बुद्ध का भी देश है, भारत हम अल्टीमेटली वेद का भी देश है, पुराण का भी देश है, क्षमा नियम तप का भी देश है। ऐसे देश को अपनी अस्मिता को बचाने के साथ ये प्रदर्शन करना ही चाहिए। इसलिए कृपा करके एकदम से अपने देश के नेतृत्व को प्रोवोक मत कीजिए। और यकीन मानिए, मैं आपसे आज इसलिए आया हूं कि आप समझिए कि पाकिस्तान एक तरफ भारत में आतंकवाद को बढ़ावा लगातार देने में लगा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी आर्थिक हालात दशकों से लगातार बद से बदतर होती जा रही है। इसलिए हमको आर्थिक चोट पहुंचाना है। और दोस्तों, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था किस हाल में है, इसे अगर आपको जानना है, उन्हीं के लोगों के सोशल मीडिया की टिप्पणी से आप देख सकते हैं। और पहलगाम घटना के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ा, तो एक पाकिस्तानी ही लिखता है सोशल मीडिया पर कि हमने आधी दुनिया का कर्ज हमें देना है, इसीलिए कोई भी इंडिया को हम हमला नहीं करने देगा।
पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है, इसलिए हर दुनिया का हर देश, अमेरिका हो, यूरोप यूनियन हो, IMF हो, चाइना हो, ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान को भारत बर्बाद कर दे, उनका कर्ज डूब जाए, क्योंकि ये आर्थिक हित का बात है और इस सीज फायर होना इस आर्थिक हित को दर्शाता है। देखिए वहां का मीडिया का सोशल मीडिया में पाकिस्तानी लिखता है कि हमें आधी दुनिया का कर्ज देना है, इसीलिए कोई भी भारत को आक्रमण नहीं करने देगा। वो सत्य साबित होता है। और दूसरी टिप्पणी क्या थी उसी पाकिस्तानी सोशल मीडिया में, एक व्यंग्यात्मक है, लेकिन इसको समझिए, इसका आकलन कीजिए। हमने आकलन किया, आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। यह था कि पाकिस्तानी मीडिया का एक सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी लिखता है, कहता है कि जंग करनी हो तो 9 बजे से पहले कर लेना भाई, क्योंकि 9:15 बजे हमारे यहां गैस चली जाती है। अब समझिए पाकिस्तान की स्थिति कितनी खराब है। वो क्या युद्ध लड़ेगा हमसे, लेकिन युद्ध नहीं लड़े, क्यों सीज फायर होता है? क्योंकि वो कर्जदार है और कोई भी देश अपने कर्जदार को डूबते हुए देखेगा, क्योंकि उसे कर्ज की वसूली करनी है, उसे जिंदा रखना चाहता है। इसीलिए अमेरिका ने इंटरवीन किया दुनिया के कहने पर, ताकि युद्ध न हो और समूल पाकिस्तान का नाश न हो। हमसे किसी ने मजाक में कल पूछा साथियों कि सर ये बताइए कि हमने एजुकेशन लोन लिया है, अगर गलती से कोई पाकिस्तान का मिसाइल हमारे किसी बैंक में पड़ेगा, क्या हमको लोन चुकता करना पड़ेगा? अब देखिए ये मजाक की बातें हैं, लेकिन यह सच है कि अगर पाकिस्तान खत्म हो जाएगा तो पूरी दुनिया का कर्ज खत्म हो जाएगा, दुनिया घाटे में चली जाएगी। इसलिए युद्ध को रुकवाने के लिए अर्थव्यवस्था का सहारा लेना पड़ा। साथियों एक बात समझ लीजिए, सभी को मालूम है कि भारत से टकराव होने पर या युद्ध होने पर पाकिस्तान की जर्जर अवस्था पूरी तरह बिखर जाएगी। हमारा नुकसान तो होगा, हमारा धन का भी नुकसान होगा, जन का भी नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह बिखर जाएगी। आज मैं केवल भारत का नहीं, क्योंकि भारत तो मजबूत है, लेकिन हमें पाकिस्तान के उस जर्जर अवस्था पर थोड़ी बातें करने के लिए मैं लाइव आया हूं। साथियों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिससे अभी इसी घटना के बाद पाकिस्तान ने लोन लिया, जिसको लोन दे भी देता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2024-25 के वित्त वर्ष में यानी जुलाई जून में पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है उसका अनुमान 3% घटाकर 2.6% कर दिया। ग्रोथ परसेंट को घटाया, यानी पाकिस्तान कभी भी बढ़ नहीं सकता है, विकसित नहीं हो सकता है, और हमने विकसित भारत का संकल्प लिया है। तो हमारी पाकिस्तान से तुलना नहीं होनी चाहिए। ये जरूर है कि छोटा व्यक्ति या गली का कोई गुंडा किसी बड़े व्यक्ति को ललकारता है तो बड़े व्यक्ति अपने अस्मिता को बचाने के लिए उसको इग्नोर भी करते हैं। पाकिस्तान वही कर रहा है। 3% से घटाकर 2.6% का अनुमान इसी वर्ल्ड बैंक ने लगाया जो उसको लोन दे रहा है। और दूसरे वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो राजकोषीय घाटा है वहां का वो 6.7% होना है। साथियों पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार, जिसको पाकिस्तान फॉरेक्स रिजर्व कह सकते हैं, वो थोड़ा सुधरा है। लेकिन सुधरा क्यों है? वो 3 अरब डॉलर से लेके 15.4 अरब डॉलर हो गया। ये लगता है कि बहुत मजबूत है, लेकिन नहीं, इस पर यकीन मत मानिए। अर्थशास्त्रिक रूप से मैं आपको समझा रहा हूं। ये सुधरा इसलिए है क्योंकि यह विदेशी कर्ज के बलबूते पर फॉरेक्स रिजर्व दिखाया जा रहा है। वहां पर कर्ज लेके अगर हम अपने को रिच बनाएं और महल खड़ा कर दें, दिखावा करें और अल्टीमेटली हम डूब जाएं, ये कोई बुद्धिमान देश नहीं करता। यह पाकिस्तान जैसा मूर्ख देश ही कर सकता है। मैं अर्थव्यवस्था की बात करने आया हूं, मैं कोई और बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस समय सीज फायर टेक्निकली चल रहा है। साथियों पाकिस्तान में रेपो रेट अभी 12% है। रेपो रेट समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट की स्थिति, वहां के बैंकों की स्थिति जो पिछले जून 24 में 22% रिकॉर्ड स्तर पर था। और आप समझ लीजिए $1 की कीमत
$1 की कीमत पाकिस्तान के 280 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। ये पाकिस्तान की कीमत है, निम्न कीमत। उस निम्न कीमत वाले आर्थिक दृष्टि से जर्जर देश वाले से भारत युद्ध करके करेगा क्या? लेकिन मजबूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, यहां पर दबाव है, आतंकवादी छद्म होते हैं, छुप कर आते हैं, कायर होते हैं। ऐसे कायरों को का इलाज इस तरह का आक्रमण है जो भारत ने करके दिखाया। साथियों, पिछले वर्ष पाकिस्तान ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 38% तक अभी मार्च 2025 में पहुंचा। लेकिन एक बार समझिए, जैसे ही भारत के साथ तनाव हुआ, वहां पर महंगाई और बढ़ गई, सारे चीजों के दाम बढ़ गए, क्राइसिस आ गई, कमर टूट गया, आर्थिक कमर टूट गया और आसमान पर महंगाई वहां पर होने लगा। इसलिए इंटरनल रिवोल्ट होने का भी खतरा था, पाकिस्तान के टुकड़े होने का खतरा। इसलिए पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाकर, अमेरिका को हाथ गोड़ जोड़कर भारत के शर्तों पर सीज फायर कराया। इसलिए कृपा करके अपने देश के प्रधानमंत्री पर उंगली मत उठाइए, क्योंकि आपको मालूम है हमारे यहां के कोई भी वक्तव्य को पाकिस्तान की संसद में बताया जाता है जो हमारे देश हित में नहीं है। नेतृत्व पर विश्वास करना होगा और अपने मजबूती पर आत्मविश्वास करना होगा। साथियों, खबरों के अनुसार वहां के जो वहां पर हम लोग देख रहे हैं, चावल की कीमत 350 रुपया पार कर गया। लोगों की माली हालत खराब हो गई। 40% से अधिक लोग वहां पर गरीबी रेखा से नीचे हो गए हैं। 18 घंटे तक पाकिस्तान में बिजली नहीं आती है। उद्योग धंधे बंद हैं। बेरोजगारी दर 8% को क्रॉस कर चुका है और अभी आंतरिक हालत की वजह से, भारत से टकराने की वजह से विदेशी निवेश वहां नहीं के बराबर है। इवन चाइना भी पाकिस्तान को नहीं पूछ रहा है। अब समझ लीजिए कि ऐसे जर्जर देश की बात हम क्यों कर रहे हैं, उसके उकसाव पर हम क्यों आए। वो तो आत्मघाती दस्ता है, आत्मघाती देश है, सुसाइडल बम है। उसको अपने देश की चिंता नहीं, अपने देश के नागरिकों की चिंता नहीं है। लेकिन भारत तो एक समझदार देश है, भारत का नेतृत्व समझदार है, हम सभी समझदार हैं। हमारे डेमोक्रेसी 140 करोड़ जनता का हित है और हमें विकसित बनके इस पूरी दुनिया में भारत को लीड करके दिखाना है और वैश्विक मानचित्र पर भारत को चमकना है आर्थिक दृष्टि से। ये छोटे छोटे आतंकवादी देश के रूप में टकरा कर नहीं, इसीलिए सबक सिखाकर हमने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया। इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। साथियों, पूरे पाकिस्तान में गरीबी है, गरीबी छा गई, 42% से ऊपर गरीबी है और वर्ल्ड बैंक कहता है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का राजकोषीय चालू घाटा लगातार ऊंची दर पर है। संरक्षणवादी नीतियां वहां पर हावी हैं। कृषि क्षेत्र की उत्पादकता चौपट है। व्यापार का वातावरण बहुत मुश्किल भरा हुआ है। ऊर्जा क्षेत्र पर भारी भरकम कर्ज बैठा हुआ है और 23-24 में 26 लाख लोग अधिक, 26 लाख से 50 लाख लोग अतिरिक्त लोग गरीबी रेखा से नीचे पाकिस्तान में चले गए। अब क्या हम तुलना अपनी किससे कर रहे हैं। और साथियों, इस आर्थिक कमजोरी का असर पाकिस्तान के शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। जितने ही इस तरह की हरकत करेंगे उतने ही वो अशिक्षित रह जाएंगे, उतने ही वो गरीब रह जाएंगे और उतने ही उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ेगा और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उनका जब डाउन होगा तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। ये समझ बूझ कर आप भारत और पाक के बीच के तनाव का एनालिसिस समझिए और अपने देश का साथ दीजिए। साथियों, वर्ल्ड बैंक फिर कहता है कि पाकिस्तान में स्कूल जाने योग्य उम्र के 1/3 से अधिक बच्चे स्कूल से बाहर हैं क्योंकि उनको आतंकवादी बनाया जाता है। और लगभग 2/3 बच्चे, पिछले वर्ष 2024 का डाटा है, वो लर्निंग सिस्टम से बिल्कुल वंचित हैं और 40% बच्चे स्टंटिंग की समस्या से ग्रस्त हैं, कमजोर हैं। इसलिए साथियों, भारत की इकोनॉमी और पाकिस्तान की इकोनॉमी का कोई तुलना नहीं है,
कोई तुलना नहीं है। हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है, पाकिस्तान की जनसंख्या 24 करोड़ है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो 373 अरब डॉलर है, हमारी इकोनॉमी 4190 ट्रिलियन अरब डॉलर है, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं। और विकास दर में पाकिस्तान लगातार नीचे खिसकता जा रहा है और हम सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं। दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर इकोनॉमी पाकिस्तान है और तुलनात्मक रूप से जो भारत की मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडार है उससे हम करीब 1 साल तक के आयात ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। वो न आयात करने योग्य है न निर्यात करने योग्य है। इसलिए आप देखे होंगे कि अमेरिका क्या कहता है कि हम भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ व्यापारिक समझौते करेंगे और व्यापार को बढ़ावा देंगे, क्योंकि अमेरिका तो एक व्यापारी देश है ना, और ट्रंप एक व्यापारी नेता है, वो युद्ध नहीं चाहेगा। साथियों, अगर हम देखें तो पूरे दुनिया में भारत एक मजबूत देश के रूप में उभर रहा है और पाकिस्तान सबसे कमजोर देश के रूप में दिखाई पड़ रहा है। वहां पर इनकम टैक्स डिटेल भरने वालों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, रिटेल सेक्टर की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, इनकम टैक्स में योगदान सरकार का कम है क्योंकि लोग कमा नहीं रहे हैं। और फाओ जो इंटरनेशनल संस्था है कृषि का, वो कहता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में कृषि का 23% हिस्सेदारी है और देश की 36.4% लेबर फोर्स कृषि में ही अभी भी पड़ा हुआ है और निर्यात में भी 70% कृषि का योगदान है। यानी पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग कंट्री नहीं हो सकता है, औद्योगिक कंट्री नहीं हो सकता है, निवेश वहां नहीं हो सकता है। और ये सारे के सारे चीज का एक मिसाल समझ लीजिए कि वो मदद और अनुदानों पर निर्भर होने वाला अर्थव्यवस्था है या देश है। और इस पूरे के पूरे पाकिस्तान में हम जानते हैं कि जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है वो काफी हद तक चीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे मित्र देशों और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जैसी संस्थाओं से मिलने वाली मदद, उसके सहारे बस पाकिस्तान जिंदा है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। कर आधार और आय के स्रोत बढ़ाने के लिए कभी भी पाकिस्तान ने गंभीर प्रयास नहीं किए और दूसरी तरफ बिजली और पेट्रोल डीजल पर काफी सब्सिडी दी जाती है। और अगर देखा जाए तो अभी तक की स्थिति अनुसार पाकिस्तान कब डिफॉल्टर हो जाए ये किसी को नहीं पता है। पूर्ण आर्थिक पतन की ओर पाकिस्तान बढ़ रहा है और खास करके पहलगाम के बाद भारत के आक्रामक नीति के बाद पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट किया उससे पाकिस्तान की स्थिति और खराब हो गई। और ये अच्छा है हमारे लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री इसको जानते हैं। उन्होंने जल समझौता रद्द किया, आर्थिक चोट पहुंचाया, सामरिक चोट पहुंचाया, पाकिस्तान को कमजोर किया, एक्सपोज किया, कान पकड़ के माफी मंगवाया। इतना हमारे देशवासियों के लिए पर्याप्त होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि अगर वास्तव में दोबारा हुआ धोखा दे रहा है तो हम आक्रमण तो कर ही सकते हैं। उकसाने की नीति से भारत जैसे देश को नहीं, क्योंकि हमारा देश अभी युवा देश है, यह युवाओं की शक्ति सबसे अधिक है, हमें विकसित होना है। हमारे देश के युवा इनोवेशंस में लगे हुए हैं, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में लगे हुए हैं। युद्ध के हालात में अगर कुछ भी सब स्थिर हो जाएगा तो हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी देर के लिए स्थिर हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। हमने कोरोना काल से बड़े मुश्किल से अपने आप को निकाला है, लेकिन निकाला है। हम दोबारा इमीडिएटली 10 वर्ष के अंदर ही कोरोना हाल जैसी स्थिति नहीं पैदा होने देना चाहते हैं। इसलिए भारत ने एक बुद्धिमानी का परिचय दिया, अपनी शर्तों पर कान पकड़ के माफी मंगवाते हुए सीज फायर किया। इसकी पूरे देशवासियों को एक साथ समर्थन करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। हम लड़ने लड़ावे उकसाने के लिए, किसी के उकसाने पर किसी की हत्या हो जाना एक बहुत बड़ा अपराध है। डेमोक्रेसी का इतना प्रेशर प्रधानमंत्री पर मत डालिए, विश्वास कीजिए। हमारा बदला लिया गया है, हमारे सिंदूर का बदला लिया गया है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन इसी दौरान हम POK को ले लें, हम पाकिस्तान को निस्तानाबूद कर दें, ये तब होगा
जब फुल वार होगा, और यकीन मानिए कि दोनों देश परमाणु सशस्त्र देश हैं, ऐसे में हमारा थोड़ा भी नुकसान होना हमारा ज़्यादा नुकसान माना जाएगा, क्योंकि हम रिच देश है, अच्छे देश है, समझदार देश है, हमारे एक एक नागरिकों का महत्व है। और दूसरी ओर उनके किसी नागरिकों का महत्व है, वो आतंकवादी हैं, वो सुसाइडल है, उनके मरने न मरने से उनको कोई घाटा नहीं होने वाला है। तो हमें इस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को इस रूप में देखना होगा, आर्थिक और समझदारी रूप में। साथियों, पिछले 5 दशकों में पाकिस्तान का जो आर्थिक प्रदर्शन है पूरी दुनिया देख रही है कि कभी नहीं सुधरा है, बद से बदतर होता गया। शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं पर कभी भी विस्तार नहीं हुआ, जो हम लोग की चिंता का विषय है। दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर देश हमने बताया पहले ही से था, और कोविड के दौरान हमने तो अपने आप को निकाल लिया, सबसे कम मॉर्टेलिटी हुई, लेकिन पाकिस्तान में कोविड के दौरान सबसे अधिक कर्जदार देश बन गया। लगभग 2/3 आमदनी पाकिस्तान की ब्याज लौटाने में जाती है। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिर रहा है, विदेशी कर लौटाने में डिफॉल्ट होने का खतरा बना हुआ है, इसीलिए अमेरिका चिंतित है, क्योंकि कर लौटाने की किस्त विदेशी मुद्रा भंडार से कहीं अधिक है। अब समझ लीजिए, कर्ज लौटाने की जो किस्त है वो भारत पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा से कहीं अधिक है। ऐसे में क्या उसकी आर्थिक हालत के बारे में हम आपसे बात करें। साथियों, पाकिस्तान के पास केवल 3 से 4 अरब डॉलर से भी कम विदेशी मुद्रा रह गया है, जो मुश्किल से 1 या 2 हफ्ते का आयात करने के लिए ही पर्याप्त है। इसीलिए उसने कान पकड़ के माफी मांगी। बाद में धोखा देने की प्रवृत्ति उसकी है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन स्थिति उसकी सबको समझनी चाहिए। इसलिए साथियों, जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी निम्नतम है पाकिस्तान का। श्रीलंका का पाकिस्तान से कहीं अधिक है। निवेश दर की क्षेत्रीय देशों की तुलना में पाकिस्तान में निवेश दर सबसे नीचा है, और जनसंख्या वहां की जो वृद्धि है वो अन्य दक्षिण एशियाओं के क्षेत्र के मुकाबले में तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 50 वर्षों में पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग 4 गुना बढ़ा है, जबकि श्रीलंका की जनसंख्या दोगुने से कम, और बांग्लादेश तथा भारत जनसंख्या लगभग 2.5 गुना से भी कम बढ़ी है। इसका नतीजा क्या हुआ कि कामकाजी लोगों की संख्या कम थी पाकिस्तान में, और आश्रितों की संख्या बढ़ती जा रही है। और न कर्ज लौटाने का पैसा है, क्यों? क्योंकि रक्षा पर उसको खर्च करना है आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए। 2.1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान पाकिस्तान ने दरिद्रता के बावजूद डिफेंस पर किया है, क्योंकि उसको आतंकवाद को पालना है, उसकी मजबूरी है। ये सारी बातें साथियों मैं आपको इसलिए बताने आया हूं कि आप यकीन मानिए कि जो भी हो रहा है ये भारत के हित में हो रहा है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, कश्मीर को इशू बनाता है जो हमेशा फेल होता है। हम सब भारतीय सेनाओं पर हमें गर्व होना चाहिए। हमने अपने सामरिक शक्ति को, सैन्य शक्ति को दर्शाया है, दुनिया ने भी देखा है। हमने चीन के हथियारों को भी ध्वस्त किया, टर्की के हथियारों को भी ध्वस्त किया, बहुत सारे विकसित हथियारों को ध्वस्त किया। हमारी स्ट्रेटजी अच्छी रही, रणनीति अच्छी रही, ट्रांसपेरेंट रहे हैं, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा है तीनों सेनाध्यक्षों के बीच में, नेतृत्व का उसको साथ मिला, पूरे देश की जनता एकजुट हुई, पूरे पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट हुए। ऐसे में इसी एकजुटता के सहारे हमें आगे बढ़ना है, और हमें किसी उत्सव में भी अननेसेसरी बुद्ध पूर्णिमा कल है, भगवान बुद्ध को भी याद करते हुए हम शांति की भी अपील करेंगे, लेकिन शक्ति के साथ शांति, जैसे प्रभु श्री राम ने अपने शक्ति के बल पर समुद्र को शांत किया था। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।